हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिखना है। 110% अगर आप क्लास 10th या 12th में हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे सही तरीका क्या होता है जिससे आपको 100 में 100 नंबर मिले। और आपके नंबर कहाँ पे करते, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं 100 में 100 नंबर करके आया था, 70 में 70 नंबर करके आता है। जब रिजल्ट आता है तो उन्हीं बच्चों का केवल 45 नंबर 40 नंबर आता है, उनके 20 से 30 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 20 से 30 नंबर मिस करने वाले हो। तो भाई 20 से 25 मिनट निकालकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं खुद एग्जामिनर हूँ, 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ और यही प्रोसेस मैं देख रहा हूँ बच्चे की टॉपर की कॉपी कैसे आती है। इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर की कॉपी कैसे लिखी गई थी जिसे उसे पूरा में पूरा नंबर दिया गया था। आखिरकार टीचर भी मजबूर हो जाएगा अगर इस ट्रिक को आप अपने कॉपी में, अपने आंसर शीट में लगा दोगे। तो आज की इस वीडियो में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं और आपको क्या क्या चीजें का यूज करना है, कैसे कॉपी लिखनी अपने कम समय में एक परफेक्ट और कम शब्दों में एक अच्छा कॉपी लिखकर पूरे के पूरे नंबर लाने की ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 2 ब्लैक पेन लेना है, ठीक है, ताकि एक पेन अगर जवाब देती तो दूसरे से हम लिख लें। और किस पेन का यूज करना ये भी चीजें बताऊंगा। 2 आपको ब्लू पेन लेनी है एंड आपको एक ब्लैक स्केच लेना है। इसका यूज कैसे करना है, ये बोर्ड एग्जाम में अलाउ है या नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड एक है हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज कहाँ और कैसे करना है, क्या इसका यूज हम एग्जाम में कर सकते हैं, ये एग्जाम अलाउ करता है कि नहीं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्केल। जब भी आपको स्केल बोर्ड एग्जाम में ले जाना है तो 30 सेंटीमीटर का स्केल लेना। आपका इसमें समय बचने के साथ साथ आपकी कॉपी की सफाई भी देखने को मिलेगी। क्या है, कैसे इसका यूज करना, ये भी चीजें बताऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीजें, यहाँ पे 2026 एग्जाम का पेपर भी ले रखा है और आपके OMR सीट कैसे भरना, ये भी चीजें मैं आप आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का ये जो वीडियो है, द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड के टॉपरों के द्वारा ये मेथड यूज किया जाता है। और मैं देखो, तमाम जब मैं एग्जामिनर, हम सभी लोग एक जगह बैठते हैं तो यही चीजें पर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों को बताना होता है कि कॉपी कैसे लिखनी है, क्या ट्रिक लगानी है, एग्जामिनर की विचारधारा क्या क्या होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लोगों की विचारधारा अलग होती है। तो मैंने सभी एग्जामिनर से पूछा यही की चीजें कि कब कॉपी में नंबर करते हैं, कहाँ पे करते हैं और किस सिचुएशन में उन्हें बोनस अंक भी मिलते हैं। तो द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना ताकि आपको 100 में 100 नंबर मिले, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे। अगर आप 10th 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना, ठीक है। देखो, ऐसे लिखकर आओगे तो आपका जो मार्क्स होगा वो 100% मार्क्स मिलेगा, नहीं एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसे लिखी हुई कॉपी जिसके भी टीचर के पास जाएगी वो मजबूरन आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो टीचर को इम्प्रेस करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में टॉपर ऐसे ही आपके लिखते हैं कॉपी। बोर्ड में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे इस बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे कॉपी मिलेगा तो मुझे क्या करना है, ताकि मेरा समय बचने के साथ साथ कॉपी भी एक परफेक्ट तरीके से लिखी जाए। एंड दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन होता है कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कैसे कह सकते हो कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 100% मार्क्स मिलेगा। जी हाँ, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी हैंड राइटिंग एकदम भी खराब है तो भी आपको मैं 100 में 100 नंबर दिलाऊंगा इस ट्रिक की मदद से, ठीक है। अब देखो, हमने बहुत सारे जब एग्जामिनर से बात करते हैं तो हमने बोला कि क्या हैंड राइटिंग पे नंबर कटते हैं और मैं क्या खुद काटता हूं कि नहीं, ठीक है। तो सभी टीचर ने एक ही जवाब दिया कि हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं कटते हैं। तो अब मैंने पूछा कि आखिर बच्चे का नंबर जो 10 नंबर 15 नंबर कटता है वो कहाँ कटता है। वो जो चीजें बताएं आज की इस वीडियो में मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूँ। बोर्ड की कॉपी आपको कैसे लिखना है और कि पूरा नंबर आपको मिले, ठीक है। अब देखो, हैंड राइटिंग की बात करेंगे, ठीक है, कि जब हम आंसर शीट लिखेंगे तब। इसके बाद कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देखकर आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, टीचर है, वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। जैसे बरसात होती है वैसे बरसात कर दे, ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का आता है और 100 मार्क्स का आता है, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट लिखता है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं। अगर वहीं एक टॉपर स्टूडेंट लिखेगा तो उसे 100 में 100 मिलेगा,
ठीक है, 100 में 100 मिलेगा, 70 में 70 मिलेगा। बट अगर वही एक सामान्य स्टूडेंट लिखते हैं जिसे कुछ जानकारी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो केवल और केवल 100 में 85 से 80 नंबर से ज़्यादा नहीं पा पाता है। ठीक है, तो इस बच्चा का 20 नंबर कहाँ पे कट गया, क्यों कट गया, इन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप समझो अपना 20 से 25 नंबर मिस कर रहे हो। अगर इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 20 नंबर 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, क्या सर मैं जेल पेन का यूज कर सकता हूँ, सेलो पेन का यूज कर सकता हूँ, किस पेन का यूज करना है, कौन सा पेन, किस कंपनी का पेन सबसे बेस्ट होता है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर यानी उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और 3 चीज़ें और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इन चीज़ों को मैं बाद में बीच में कहीं भी बात कर लूँगा, तो इसको अभी एक तरफ रखते हैं और यहाँ पे हम बोर्ड की कॉपी लिए हैं। ठीक है, 10th और 12th में बोर्ड कॉपी लिखने की प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है, कुछ भी चेंजेज नहीं होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये 2026 पेपर है और ये OMR सीट है जिसे हम लास्ट में देखेंगे। और इसकी मदद से हमें क्या लिखनी है, इस आंसर सीट को लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आंसर सीट आपको मिलेगा, ये कॉपी मिलेगी, तो आप इसको, इस कॉलम को सबसे पहले भरना है और इसको इतना इंपॉर्टेंट भरना सही है कि अगर आप गलत भर दोगे तो आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे, इसलिए इसको भरना इंपॉर्टेंट है। आप इसे ब्लू एंड ब्लैक दोनों पेन से भर सकते हो, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भरने के लिए किस पेन का यूज करना, ये भी चीजें हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बोर्ड परीक्षा कापी, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी कि किसी भी भाग में आपको अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना, ये चीजें आपको स्वयं भरनी होती, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। सबसे पहले है तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है, फिर उसके बाद शब्दों में भरना। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक रोल नंबर लिखा हुआ है। इस रोल नंबर को आपको सबसे पहले अंकों में भरना है। यहाँ पे अंकों में दे रखा है, तो ये है 12, 15, 67, 23, 32, इसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर देखो रोल नंबर जो है वो हमने अंकों में लिख दिया। ये रोल नंबर 10 अंकों का होता है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अब इसी चीज को परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देना है, और एक गलती आप कर देते हो, ये चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2 है तो आपको सिंपली 2 लिखना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे बच्चे कामा लगाते हैं, आपको कामा नहीं लगाना। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1, 5 पूरा जितना है उतना लिख देंगे। यहाँ पर हमने इस परीक्षार्थी का अनुक्रमांक हमने शब्दों में लिख दिया। इस तरह से जो जो चीजें था उसको हमने सिर्फ शब्दों में लिख दिया। जैसे यहाँ पे एक था तो 1, 2 था तो 2, फिर 1 था तो 1, फिर 5 था तो 5, 6 था तो 6, इस तरह से पूरी चीजें हमने लिख दिया। ऐसे आपको भी साफ सुथरा लिखना है और कामा नहीं लगाना है। अब इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का विषय है आपको उसको डाल देना है। जैसे अगर हिंदी है तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, हिंदी डाल। इसके बाद प्रश्न पत्र, हिंदी जो होता है वो केवल एक ही प्रश्न चलता है, ये 10th हो चाहे 12th दोनों में, तो यहाँ पे केवल डाल देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये टॉपिक है। ये जो प्रश्न पत्र आपका मिलेगा यहाँ पे एक संकेतांक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 801 DD, इस बॉक्स में आपको 801 DD भर देना है। से देखो 801 DD यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन आ जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का दिन सोमवार है तो यहाँ पे आपको सोमवार इस तरह से भर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा आपकी 24 फरवरी से, इस तरह से 24 फरवरी 2026, इस तरह से भर दिया परीक्षा की तिथि। इसके बाद एक कामा लगाना है, एवं पाली। देखो पाली जो होता है हाई स्कूल का प्रथम पाली होता है, वही जो इंटरमीडिएट होता है उसका द्वितीय पाली होता है। तो यहाँ पे पाली में लिख देना आप, हाई स्कूल हो तो हाई स्कूल में प्रथम पाली। अब यहाँ पे है केंद्र का नाम, ठीक है। आपका कोई भी एक केंद्र का हम नाम लिख देते हैं। से एक सेंटर जो होता है वो आपको जो आईडी कार्ड मिलेगा उस पर सेंटर का नाम होगा,
उसी सेंटर के नाम को यहाँ पे लिख देना। इतना हमने लिख दिया। इसी हमने अपना अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे शब्दों में यहाँ पे विषय हिंदी, प्रश्न पत्र केवल, संकेतांक 801 dd, परीक्षा की तिथि और यहाँ पे पाली और केंद्र का नाम, इतना ही आपको करना, बाकी काम आपके शिक्षक कर लेंगे। इसके बाद इसको जैसे ही आप पलटोगे तो इस तरह का आपको आंसर शीट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें स्केल की काम आ गई, ठीक है, ये जो स्केल होता है इसकी काम आ गई। अब इसके बाद आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर एक डबल पाई खींच लेनी है। अभी मैं ब्लैक पेन से आपको खींच कर दिखा रहा हूं। इस तरह से आपको क्या करना, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेना है और यहाँ पे डबल पाई खींच लेनी है। अब एक स्केल की ज्यादा की दूरी लेकर हमने इस तरह की पाई खींच लिया। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है, ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें तो बहुविकल्पी में आपके एक भी नंबर नहीं कटते हैं। मेन जो नंबर कटने का तरीका होता है, चांस होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर आप 12th में हो तो अगर आपको इसको लिखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना, खंड अ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पहला डालकर जो सही आंसर उसको लिख देना, दूसरा डालकर यहाँ पे सही आंसर लिख देना, एंड तीसरा डालकर सही आंसर इस तरह से लिख देना, केवल सही आंसर। अब इसके बाद मेन चीज होता है, यहीं से आपका नंबर कटना शुरू होता है। ये होता है खंड ब, जिसमें आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहीं से आपको आंसर शीट पे इसकी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर हो, टीचर हो, खुशी से देखकर आपको नंबर, कॉपी कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिससे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। इसी चीज को हम सबसे पहले देखेंगे और हमारा मेन फोकस है कि टीचर से पूरा का पूरा नंबर लेना। यहाँ पे खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहले ये जो हमारी कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी के ये हेड पर आपको क्या डालना है, हेड पे डालना है खंड ब। यहां पर हमने डाला खंड ब। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। और देखिए हमने यहाँ पे खंड ब डाल दिया। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, यहां से लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, डाल दिया वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है और यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आता है ये 21 नंबर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। इस तरह से लिखने के बाद स्केल से इसके नीचे डबल पाई आपको खींच देना है। अब देखिए इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या हमने 21 डाल दिया। 21 में देता क्या कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो गद्यांश देता है वो दो ठो देता है, एक ये करो या तो आप ये करो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको पता कैसे चलेगा, एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने किस गद्यांश को हल किया है। तो इसके लिए एक ट्रिक का यूज किया जाता है। जैसे ये गद्य है तो यहाँ पे एक हेडिंग रहनी चाहिए, वही जो प्रश्नोत्तर संख्या डाले एक लाइन छोड़कर यहाँ पे हम गद्य डालेंगे कि इसकी जो शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, इस गद्यांश का शुरुआत का 1 से 2 अक्षर और अंतिम का 1 से 2 अक्षर डाल देंगे। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हमने किस गद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अश्वारोही है पास आया, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अश्वारोही पास आया। इतना लिखने के बाद हमें डैश डैश कर देना है और लास्ट का जो 2 अक्षर है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। लास्ट का क्या अक्षर है, यहाँ पे गद्यांश का जाति हूं तो इसको लिख देना है। इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद ये जो गद्यांश होता है इसमें पहले नंबर पे पूछता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। संदर्भ के लिए ये किस पाठ से लिया गया है और इसके राइटर यानी लेखक कौन, ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है कि आपको नंबर मिलेंगे। तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे पहला नंबर जरूर डालना। यही सब बच्चे बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि पहला नहीं डालते। यहाँ पे पहला डालना और पहले पे क्या है, संदर्भ। अब इस तरह से संदर्भ लिखने के लिए इसके नीचे डबल पाई स्केल से इस तरह से खींच देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब संदर्भ आपको कैसे लिखना है, अब संदर्भ लिखने की ट्रिक क्या है, हमने आपको बताया कि संदर्भ के लिए पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए। इसे लिखना कैसे है, लिखने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए इसको क्या करना है, पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया, हिंदी से। तो हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे सदैव इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी लिखा तो इसको हमने किस पेन से लिखा, ब्लैक पेन से, और इस तरह से कॉमा में आपको बंद करा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पे लिखेंगे, के हो गया। गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे हो गया गद्य खंड में संकलित। अब देखो ये जो गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो आपका लिया गया ये ममता नामक पाठ से लिया गया। तो ममता को क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये क्योंकि ये शीर्षक है। तो ब्लैक पे शीर्षक को ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ममता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक। अब ये गद्यांश है तो इसमें लेखक होता है, अगर पद्यांश होता है तो उसमें कवि या रचयिता लिखते हैं। लिखेंगे इस पाठ के लेखक, तो इसके जो लेखक है इस पाठ के वो जयशंकर प्रसाद है। तो उन्हें हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इसको बंद कर देंगे। जी है, इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिखा गया। ये तो हमारा हो गया संदर्भ, यहाँ से आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जब इस पे दूसरा नंबर आता है वो ये आता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना है और कहाँ से कहाँ तक करना है। ये जो आप देख रहे हो गद्यांश जो कि आपके पाठ से लिया गया है, और यहाँ पे ये जो शब्द है यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की लाइन खींची गई, इस तरह की रेखा खींची गई, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आजीवन, मतलब कि इसको आजीवन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मैं जिंदगी भर अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, अपनी झोपड़ी के गिराए जाने की डर से मैं डरी हुई थी, यानी भयभीत थी, परेशान थी, चिंतित थी, ये सब चीजें लिख सकते हो कुछ अपने से, ठीक है। कहानी से रिलेटेड, भगवान ने सुन लिया, आज वो ऊपर की जो भगवान है मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरे मन की इच्छाओं को सुन लिया, मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ, अब मैं इसे छोड़कर सदा के लिए चली जाती हूँ, ठीक है। इस तरह से लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले करना क्या, जब भी एक क्वेश्चन इंड होता है तो उसके बाद 1 से 2 लाइन से लेकर 3 लाइन का गैप आपको करना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन हल किया है। तो यहाँ पे 1 और 2 लाइन का गैप करते हुए तीसरे में हम डालेंगे दूसरा, ठीक है। ये जरूर, ये बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर यही चीजें नहीं डालते। एग्जामिनर को बार बार नंबर चढ़ाना होता है फ्रंट वाली पेज पे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको। पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेनी है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमने डाल दिया और यहां से अब हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने से पहले एक शुरुआत आपको क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, इतना सभी गद्यांश में लिखना है। अगर यही पद्यांश होता तो लिखेंगे हम प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है। अब यहाँ पे गद्यांश में लेखक होता तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है। इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब इसके बाद पूरी बात जो है, पूरी प्रोसेस जो है यहां से आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरी अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें यही है कि ममता कहती है, जो इसमें स्त्री ममता नामक स्त्री का वर्णन किया गया, तो लिखेंगे यहाँ पे ममता कहती है कि, तो यहाँ पे हमने देखो लिख लिया, लेखक कहता है कि ममता कहती है कि जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनाने की आज्ञा दे रहा है। उस दिन से आज तक मैंने चैन की नींद नहीं लिया। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे चैन की नींद नहीं ली, मुझे यह भय सता रहा है कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर इस स्थान को खुदवा कर मकान बना दे।
मुझे अपने इस झोपड़ी से बहुत प्यार था और इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की बहुत यादें जुड़ी हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद आज मेरा भगवान ने सुन लिया, इसलिए मैं अब स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रही हूँ। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि तीसरा नंबर होता है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ठीक, तो इसका मिल गया। तो यहाँ पे जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो 1 2 3 लाइन का गैप जरूर देकर करेंगे। यहाँ पे कि ममता अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से आजीवन जो थी वो भयभीत रही। ये चीजें हो गया। अब देखो इतना चीजें तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो आता है अथवा, ठीक है, इसको तो आप चाहो तो इसको करो चाहे उसको करो। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो जब भी 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे जब भी इतनी लाइन बचती है तो यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे 4 लाइन भी बचा होता तो भी हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि अगर यहाँ पे एक लाइन पे खत्म हो जाता तब यहाँ से जब भी प्रश्नोत्तर संख्या डालते तो 3 लाइन का गैप डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर लिखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता, देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक स्केच का यूज किया है, ठीक है। खंड ब डाला है, वर्णनात्मक प्रश्न डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला है, गद्य जो है अश्वारोही पास आया डैश डैश जाती हूँ, संदर्भ भी ब्लैक पेन से डाला है, गद्यांश की रेखांकित अर्थ की व्याख्या भी ब्लैक पेन से डाला है, ठीक है। इस तरह से आप ब्लैक स्केच का यहाँ पे यूज कर सकते हो और ब्लैक स्केच का यूज आपके विद्यालय में, स्कूल में, बोर्ड में पूरी तरह से अलाउ है, ठीक है। ये किसी भी तरह से पाबंदी नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि स्केच का यूज करते समय ज्यादा गाढ़ा ना चलता हो, पतला चलता हो, हल्का चलता हो, इस चीज का ध्यान आपको देना है। अब बात कर लेते हैं आपकी कि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग पुअर है, तो आपको कैसे लिखना है कि आपके 100 में 100 नंबर मिले। एक चीज यहाँ पर देखो, मेरी भी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, और मुझे लिखने का तरीका क्या है, अगर आपका भी हैंड राइटिंग इससे भी ज्यादा खराब है तो क्या तरीका अपनाना। सबसे पहले तो आप शब्दों को बिल्कुल सीधा लिखने की कोशिश करोगे, ये 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर आप, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं तिरछा लिखता हूँ, न्यून कोड पे लिखता हूँ 90 से कम, कोई बच्चे इस तरह से तिरछा लिखते हैं, तो अगर ऐसे आप लिखते हो तो पूरी कॉपी उसी पैटर्न पे लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई शब्द इस तरह से टेढ़ा लिख दिया, कोई सीधा लिख दिया, कोई इस तरह से तिरछा लिख दिया। ऐसे करोगे तो देखने में पुअर लगेगा और आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो देखो टीचर ने यही कहा कि अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। साफ सुथरी कॉपी लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये प्रस्तुत है और ये गद्यांश एक शब्द है, ठीक है। दोनों शब्दों के बीच की दूरी जो है वो पेन की मोटाई इतना आपको बराबर रखना है सभी में। अगर इतना आप मेंटेन करके बराबर पेन की मोटाई इतना रखते हो तो आपके अक्षर चाहे जितने खराब हो साफ सुथरे पढ़े जा सकते हैं और देखने में भी अच्छे लगेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और एक चीज और भी, आपको शुरुआत में बोर्ड एग्जाम के जो पेपर कॉपी होते हैं, शुरुआत 2 से 3 पे सुंदर लिखना है और अच्छे से लिखना है और वही क्वेश्चन करना जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं और पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, अगर शुरुआत 2 से 3 पे चेक कर लिया, इस पे भी 2 नंबर दे दिया और इस पे भी 2 नंबर दे दिया और एक आंसर था उस पे भी 2 नंबर दे दिया, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा ने जो भी आगे लिखा है वो पढ़ेगा तो एक सरसरी निगाहों से जो भी आगे लिखा वो सही लिखा है और क्वेश्चन का आंसर सही लिखा, और बच्चा जो है एक टॉपर बच्चा है, तो आपको पूरे क्वेश्चन में उसी तरह से औसत नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना है आपको। और एक चीज और बात कर लेता हूँ आपको कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, ठीक है। तो पेन का यूज जब भी आप करोगे तो आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना, आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है। अगर जेल ऐसी पेन का जो उस तरफ छपे ना, ठीक है, अगर उस तरफ छप जाती है तो उस तरफ का लिखा हुआ जो शब्द है कापी है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जेल पेन का यूज मत करना। सेलो की एक अच्छा पेन आती है और आपका एल्कोस का काफी अच्छा पेन लगा था, मैंने खुद एग्जाम में एल्कोस बॉल पॉइंट पेन से लिखा था, वो काफी अच्छी थी। तो ये पेन ले सकते हो आप, पेंटोनिक ले सकते हो, ठीक है। ये सब पेन काफी अच्छी बॉल पॉइंट पेन है। और इसके बाद क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखनी। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले अगर यही मान लो ये गद्यांश ही मुझे नहीं आ रहा है, तब इसका आंसर हमें कैसे लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आ गया। अब मुझे पाठ और लेखक का नाम ही नहीं पता है, तब हम कैसे लिखेंगे कि मुझे नंबर मिले। अब देखो एक ट्रिक है, संदर्भ डाला, सब कुछ आपको कॉपी की शुरुआत जो है पूरी प्रोसेस ऐसे ही करनी जैसे यहाँ पे मैंने किया है। गद्य डालना, इस तरह से हेडिंग डालना है, संदर्भ डालना है, पहला नंबर डालना है,
अब इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, इतना बच्चा आपको लिखना है। अब मेन चीज आती है कि आपको शीर्षक नहीं पता है, तो आप पहला दूसरा पार्ट कोई भी पार्ट का शीर्षक डाल सकते हो। अगर अंदाजे डाल रहे हो तो आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो लेखक हैं आपको नहीं पता है तो पहला दूसरे पाठ का लेखक डाल दो, ठीक है, जी है, लेकिन नीला पेन से आपको तब लिखना है। इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या गया, ये नहीं पता है तो यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया, उसी को आपको सिंपली लिख देना है। लेकिन लिखने का तरीका ऐसे है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। इसके बाद और भी चीजें मैं बात कर लेता हूं कि देखो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, हैंड राइटिंग खराब रहेगा तो भी मिलेगा। एंड नेक्स्ट बात कर ले, और इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट है जिसे आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना और इस गलती से आपको बचना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना है। जैसे पिछले साल कॉपी वायरल हुई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे ने आत्महत्या लिखा था, टीचर की नाम सर मुझे पास कर दीजिए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कुछ बच्चे ने गालियां ही लिख दी थी जो काफी संकी टाइप के बच्चे थे। कुछ बच्चों ने कस्में लिखी थी, सर मुझे आपकी कसम है कि आप पास कर दो, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे ने प्रेम पत्र लिखा था जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और कुछ बच्चे, आपको धार्मिक चिन्ह का कदापि प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भाई जो टीचर होते हैं कुछ हिंदू भी टीचर चेक करते हैं, मुस्लिम भी टीचर चेक करते हैं, और बोर्ड इसको पूरी तरह से अलाउ नहीं करता। अगर आप पकड़े जाते हो तो टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्वास्तिक का सिंबल बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे ओम बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे 786 लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे अल्लाह लिखते हैं, सिख इस तरह से कुछ चीजें लिख देते हैं। तो ये आपको कदापि नहीं करनी है, इन चीजों से बचना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बनाकर कुछ ही अपने शब्दों में लिखो, लेकिन लिखो, ये सब चीजें लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कट मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उनको सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। ऐसे में टीचर की जो समय होता है वो बचत होता है और आपको पूरी नंबर देता है, वो खुश भी हो जाता है। प्रत्येक खंड को, जैसे कोई भी खंड आ गया, जैसे खंड ब हो गया, खंड द हो गया, खंड स हो गया, तो उसको नए पेज से शुरू करना है और सभी प्रश्नों को उसके एक साथ करना है, ठीक है। प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। और ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया, शुरुआत के 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना, साफ सुथरी आपकी कॉपी लिखी होनी चाहिए, शुरुआत का 2 से 3 पेज, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने बताया कि इसके बाद आ जाता है 22 नंबर, जो कि पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोलता है। इसको कैसे लिखना है आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे भी देखो वही पद्यांश उत्तर डालना है आपको, ठीक। गद्यांश में भी गद्यांश उत्तर लिख सकते थे। प्रश्नोत्तर संख्या 22, पद है, वहां पे गद्य था तो गद्य लिखते थे, यहाँ पे पद है तो पद लिखेंगे। अभिगत गति डैश डैश पद गावे, आपकी शुरुआत 1 से 2 अक्षर अभिगत गति डैश डैश पद गावे, यहाँ पे लिखने से ये पता चला कि आपने इस गद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पे संदर्भ वही चीजें डाला है, देखो ये काफी चेक की गई टॉपर की, बट यहाँ पे कुछ ये नहीं डाला गया है कि कौन से कितने नंबर का है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी इसमें पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में या पद्य खंड में, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। में संकलित शीर्षक पद को ब्लैक पेन से के सूरसागर से लिया गया है, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से। और इसके जो रचयिता कवि इसमें दोनों लिख सकते हैं, सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से डालेंगे, इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, इतना डालने के बाद आपको पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये तो हो गया। अब इसके बाद बच्चा यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आपका संस्कृत आता है, संस्कृत खंड को दिखा देते हैं आपको कैसे कर। अब देखो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना है, संस्कृत गद्य यहाँ पे डालेंगे, ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, इसमें भी संदर्भ लिखना होता है, जैसे यहाँ पे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी, इस तरह से। अगर श्लोक होता तो लिखते प्रस्तुत श्लोक हमारी, तो यहाँ पे गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। शीर्षक को ब्लैक पेन से, संस्कृत खंड को ब्लैक पेन से, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा गया। हिंदी अनुवाद करना होता है जो कि 3 नंबर का होता है, इस तरह से आपको करना है जैसे यहाँ पे किया गया है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर में श्लोक भी आता है इस तरह से, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। यहाँ पे देखो श्लोक डालना है, ठीक है। हमने उधर क्या डाला, गद्यांश गद्य डाला, पद्य डाला, संस्कृत गद्य डाला। अब यहाँ पे श्लोक, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, संदर्भ इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद इस तरह से आपको लिख देना है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे 26 नंबर पे आ जाता है
कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का और 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से केवल 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा नहीं पा पाते। 3 नंबर तो केवल जीवन परिचय का लिखना होता है, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है। कैसे लिखना है इस चीज को हम देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी जीवन परिचय डालेंगे तो ऊपर लेखक परिचय डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डालेंगे, क्योंकि इसमें क और ख देता है। क में आपको लेखक परिचय और ख में आपको कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद जिसका भी लिख रहे हैं उसका टाइटल और यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इस तरह की एक बॉक्स बनानी है जिसमें आपको पूरी डिटेल्स इनकी भरनी है। जैसे इनका नाम हो गया, जन्म हो गया, स्थान हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। इसी चीज को एग्जामिनर देख को आपको नंबर दे देगा। और यहाँ पे इनके जो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके जन्म के सन को सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर इस हाईलाइटर का यूज किया गया, टॉपर करते भी हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हाईलाइट करने से अच्छी लगती चीजें। और यहाँ पे इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनकी कुछ जो उपलब्धियां थी, इनके कुछ प्रकाशन थे, उनको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है। और लास्ट में इनकी जो मृत्यु है सन 1937 ईस्वी में, इसे भी ब्लैक पेन से लिखा गया। इतना आप लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर मिलता है। 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है आगे देखते हैं। तो 2 नंबर के लिए आपको इस तरह से जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं डालना है। महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, उपन्यास, कंकाल, ठीक है। 1 2 का आप रचना इनका लिख देना। इस तरह से आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 26 का ख में ये आ जाता है आपका कि कवि का जीवन परिचय लिखना, ठीक है। उसी तरह से लिखना है जैसे हमने आपको दिखाया। अब इसके बाद 28 ने कि अपने प्रधानाचार्य को एक बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखी। प्रार्थना पत्र लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको लिखना ये चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो हमें एक नए पेज का लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो जाता यहाँ पर, तो भी हमको प्रार्थना पत्र यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है, ठीक है। हमें प्रार्थना पत्र के लिए एक नया पेज लेना है, इस तरह से नए पेज से शुरू करना। पत्र लेखन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब यहाँ पर सेवा में डालने के बाद एक कामा लगाना, जहां से एक कामा शुरू खत्म होता है वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HVI कॉलेज प्रयागराज, ठीक है, ऐसे डालना है। ये प्रधानाचार्य जी कहाँ के उसको डालना है। अब इसके बाद विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लैक पेन से सेवा में के जस्ट नीचे लिखा जाता है। बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु, ठीक है। अब महोदय ब्लैक पेन से और एक कामा लगाना, जहां पे एक कामा इंड होता है वहीं से सभी ने शुरू करना है, ठीक है। जो है आपकी बीमारी परेशानी लिखने के बाद, ठीक है। अतः आपसे जब निवेदन करना होगा तो यहाँ पे आगे का कुछ लाइन छोड़ देना है। अतः ये इंड होने के बाद अतः यहाँ से लिखेंगे कुछ लाइन छोड़कर। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे दिनांक लिखना है, आपका आज्ञाकारी से नाम कखा गघा, कक्षा 10वीं 12वीं जो है उसको लिख देना, ठीक है। नाम नहीं लिखा जाता एग्जाम में, ये तो आपको पता भी होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है 30 नंबर, ये आता है निबंध लिखने के लिए। निबंध लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब एक कला है, ठीक है, कि आपसे यही पूछता है कला दिखाने के लिए। तो इसको लिखना कैसे ये भी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध लिखा गया है पर्यावरण प्रदूषण पे। सबसे पहले ऊपर निबंध लेखन डालना, प्रश्नोत्तर संख्या 30। पर्यावरण प्रदूषण जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं यहाँ पे उसको डाल देना हेडिंग के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी रूपरेखा, ठीक है। ये चीजें एग्जामिनर देखने के बाद आपको पूरा नंबर देगा। रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसार। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे ने इतने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई कोटेशन जानते हो ब्लैक पेन से ऊपर लिख दो, ठीक है। जैसे कोई भी कोटेशन है पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, तो आपको बीच में 2 लाइन 3 लाइन का हो उसे लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना पहली हेडिंग डालने के अंतर्गत इसका प्रदूषण का अर्थ को ब्लैक पेन से, कुछ कोटेशन है इसका जो डेफिनेशन है उसको ब्लैक पेन से, और यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर सकते हो आप चीजों को। प्रदूषण के प्रकार इस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से आपको लिखना है, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना।